हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे जो कि है शब्द निर्माण। वैसे तो हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से 3 ही प्रक्रियाओं के बारे में जानना है, जो कि है पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा समास। तो चलिए चलते हैं, हम इनको विस्तृत रूप से जानते हैं कि ये कैसे शब्दों का निर्माण करते हैं और ये किस प्रकार से हमारी भाषा को समृद्ध और प्रभावशाली बनाते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कुछ जानकारी, उसको हम पहले जान लेते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ एवं अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस प्रकार से बने हुए शब्द में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हार। हार एक शब्द में क्रमशः आ, प्र, वी जोड़ने पर क्रमशः आहार, प्रहार तथा विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। अब देख लेते हैं कैसे। आप सभी लोग जानते हो कि हार का मतलब होता है फूलों की माला, ठीक। अब इसमें आ प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पे बना है आहार। पहले हार जो था वो फूलों की माला अर्थ प्रकट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आहार जो शब्द है इसका अर्थ होता है भोजन, ठीक। आहार मतलब भोजन। उसी तरह से है प्रहार। यहाँ पे हार में उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या बन गया है, प्रहार बन गया। प्रहार मतलब होता है हमला करना। उसी तरह से विहार, वि उपसर्ग हार शब्द में जुड़ा है और वह क्या बन गया है, विहार बन गया है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हो कि हार जो है एक मूल शब्द है, जिसमें जो है आ, प्र, वी उपसर्ग जुड़े हैं और हार शब्द का अर्थ बदल दिए हैं। तो इसी तरह से जो है उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों में जुड़ करके शब्दों में विशेषता लाते हैं और उनके अर्थ को बदल देते हैं। अब हम इनको विस्तृत रूप से जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे उपसर्ग की परिभाषा दी गई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। उपसर्ग की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द में नवीनता या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दांश का मतलब होता है कि शब्द का एक छोटा रूप, एक छोटा टुकड़ा जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और उस शब्द में विशेषता ला देता है। ये बात याद रखिएगा कि उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक, और उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसमें नवीनता लाता है, उसमें विशेषता लाता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे उपसर्ग कुछ दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ मूल शब्द दिए गए हैं, ठीक, और यहाँ पे जो है कुछ इनसे बने हुए शब्दों को लिखा गया है। तो हम बारी बारी से इसको देख लेते हैं। देखिए, परा एक उपसर्ग होता है जो कि जय शब्द मूल शब्द में जुड़ा है, तो यहाँ पे बन गया है पराजय। जय का मतलब होता है जीत, ठीक, और पराजय का मतलब होता है हार। तो आप देख रहे हो कि जय में कैसे परा उपसर्ग जुड़ा है, तो वह उसके अर्थ को बदल दिया है। उसी तरह से है यहाँ पे सम, और एक मोहन नाम है जिसमें सम उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ पे बन गया है सम्मोहन, ठीक। तो
यहाँ पे आ और गमन शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा है तो यहाँ पे आगमन बन गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आम उपसर्ग है और गमन जो है एक मूल शब्द है जिसका मतलब होता है जाना, और आ उपसर्ग जुड़ा है तो आगमन मतलब आना। हो गया ना अर्थ में परिवर्तन। तो इसी प्रकार से उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों में जुड़ करके और शब्दों में नवीनता लाते हैं और शब्द निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। अब देखिए उपसर्ग के प्रकार। अब उपसर्ग के कितने प्रकार हैं यहाँ पे हम इसको जान लेते हैं। तो बताया गया है यहाँ पर कि हिंदी भाषा में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में जो उपसर्ग होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव और तीसरा है आगत। आगत उपसर्ग को ही विदेशज उपसर्ग कहते हैं। विदेशज मतलब विदेशी भाषाओं से जिनका जन्म हुआ हो, ठीक ना, तो वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे इसको हम आगे विस्तृत रूप से जानेंगे। देखिए एक एक करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले है तत्सम उपसर्ग। आप लोग तत्सम का अर्थ अच्छी तरह से समझते हो। तत्सम मतलब वे शब्द, यहाँ पे इसका डिफिनीशन भी दिया गया है। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं। मतलब कि वे उपसर्ग जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जा रहा है और उनसे बने बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। तो देख लीजिए कैसे शब्द बनते हैं इससे। अप, देखिए यहाँ पे दिया है अप एक उपसर्ग है और यश एक मूल शब्द है। तो यहाँ पे अप और यश जुड़ा है तो बन गया है अपयश। यहाँ पे है अनुज प्लस यहाँ पे ज बराबर क्या बन गया है अनुज। यहाँ पे अति एक उपसर्ग है, अंत एक मूल शब्द है और यहाँ पे बन गया है अत्यंत। यहाँ पे औ जो है एक तत्सम उपसर्ग है और यहाँ पे गुण जो है एक मूल शब्द है और ये बन गया है अवगुण। उसी तरह से नीचे दिया है निर और यहाँ पे जन जो कि बना है निर्जन। ठीक, तो आप भी यहाँ पे अर्थ देख सकते हो कि कैसे परिवर्तित हो रहा है। निर मतलब होता है बिना और जन मतलब होता है मानव और निर्जन मतलब होता है सुनसान, मतलब मानव रहित या फिर जीव रहित। जहाँ पे कोई जीव जंतु ना हो तो वो सुनसान ही जगह होगा, तो इसीलिए यहाँ पे निर्जन। ठीक ना। औ मतलब होता है बुरा और गुण मतलब होता है गुण। ठीक, तो गुण जो मूल शब्द है और उसमें औ जो है मतलब बुरा जिसका अर्थ होता है, तो ये जुड़ा है जब उपसर्ग तो यहाँ पे बन गया अवगुण मतलब बुरा गुण। ठीक ना। तो इसी तरह से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन उपसर्ग कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं, इनके डिफिनीशन से हमें पता चल जाएगा। देखिए, संस्कृत के उपसर्गों से विकसित हुए उपसर्ग तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा में इनका जन्म हुआ रहता है, लेकिन उनका जो भाव होता है, उनका जो रूप होता है, वो परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयोग कर दिया जाता है, तो उसे तद्भव कहा जाता है। ठीक, उसके बदले हुए रूप को ही तद्भव कहा जाता है। तो ऐसे उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग या हिंदी का उपसर्ग भी कहा जाता है। और ये इस प्रकार से हैं जो शब्दों में जुड़ करके उनके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया है स और यहाँ पे दिया है पूत। पूत मतलब होता है बेटा, ठीक, और स मतलब होता है अच्छा। ठीक, तो यहाँ पे स और पूत जुड़ा है तो बना है सपूत मतलब अच्छा पुत्र। क मतलब होता है बुरा और पूत मतलब होता है पुत्र, और यहाँ पे बन गया कपूत। कपूत मतलब बुरा बेटा। यहाँ पे होता है भर और यहाँ पे पेट। तो ये जो है सारे मूल शब्द हैं। ठीक, ये जो हैं सारे मूल शब्द हैं और ये जो है सभी ये हमारे तद्भव उपसर्ग हैं जो कि मूल शब्दों में जुड़ करके उनके अर्थ को प्रकट बदल दे रहे हैं। ठीक ना। तो भर पेट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे है अन और यहाँ पे है पढ़। अन का मतलब होता है बिना और पढ़ मतलब पढ़ना। तो बिना पढ़ा हुआ तो उसे क्या कहा जाता है, अनपढ़। मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसे अनपढ़ कहते हैं। तो यही ये शब्द जो है जुड़ करके पढ़ में उसको बदल दे रहा है। आगे देखिए आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
आगत उपसर्ग मतलब विदेशी उपसर्ग कौन कौन कैसे होते हैं। तो देखिए कह रहा है कि अरबी, फारसी, तुर्की एवं अंग्रेजी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहा जाता है। जैसे सर, देखिए यहाँ पे दिया है सर, पंच, ये जो है आपके विदेशी भाषाओं से लिए गए उपसर्ग हैं जो कि मूल शब्दों में जुड़ रहे हैं और उनके अर्थ को बदल रहे हैं। ठीक, तो देखिए सर पंच मतलब, पंच मतलब क्या होता है, 5 जो संख्या को बता रहा है, और सर मतलब सर मतलब इंग्लिश में आप लोग महोदय को सर बोलते हो, तो वही सर यहाँ पे जुड़ा है। तो सरपंच मतलब जो पंचायत करने वाले सदस्य होते हैं उनको कहा गया है। आगे देखिए यहाँ पे कमजोर, ठीक, कमजोर, तो यहाँ पे जोर मतलब होता है बल और उसमें कम जुड़ा है तो क्या बन गया कमजोर मतलब बलहीन। लापरवाह, यहाँ पे परवाह मतलब परवाह करने वाला और लापरवाह मतलब परवाह न करने वाला। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो उपसर्ग हैं वो शब्दों में जुड़ करके किस प्रकार से शब्दों के अर्थ को बदल दे रहे हैं। तो ये रहे हमारे उपसर्ग। अगली वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे और प्रत्यय को विस्तृत रूप से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।